हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन एनल फिशर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। क्यों होता है, किस कारण की वजह से होता है, उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या क्या है, ये रिसर्च बेस्ड स्टडी के ऊपर देखेंगे अपन। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। एनल फिशर यानी कि कट लग जाना या होल हो जाना यानी कि मार लग जाना। जिस तरह से आप इमेज में देख सकते हैं कि जबान के ऊपर जैसे कि कट लग गया है या एक कट जैसा निशान हो गया है, ये हो जाना, यही अगर एनल के जगह पे होता है यानी कि आपके गुदमार्ग के जगह पे होता है तो उसे एनल फिशर कहा जाता है। ये जो इमेज है ये टंग फिशर की है। ये होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, अगर हार्ड स्टूल पास होते हैं उसके वजह से, या इरिटेबल बावेल सिंड्रोम वगैरह ऐसा कुछ है आपके बावेल के मूवमेंट के ऊपर से, या उसको नखून वगैरह लग जाता है और कट हो जाता है, उसके वजह से होता है। अब इसके दो बेसिक टाइप्स है। एक है एक्यूट यानी कि तुरंत होने वाला, और एक होता है क्रॉनिक यानी कि बहुत टाइम ज्यादा यानी कि बहुत जुनाट रोग जिसे कह जा सकता है, उस तरह से। एक्यूट फिशर जो है ये तुरंत कट लग जाने की वजह से या नखून लग जाने की वजह से या सुबह हार्ड स्टूल पास हुए उस स्टूल के वजह से होता है। क्रॉनिक फिशर जो है ये बार बार एक ही जगह पे टेयर होने की वजह से, या फिर बार बार अगर वही जख्म पे बार बार जख्म हो रही है, या फिर वो मैले के वजह से नासूर टाइप बन रहा है, वो हील नहीं हो रहा है, उसके वजह से होता है, उसे क्रॉनिक फिशर कहा जाता है। बेसिकली इसका कॉज अगर देखा जाए तो मेन कॉज जो है कि लैट्रिन कड़क होना, हार्ड स्टूल पास होना, पेट साफ नहीं रहना, कॉन्स्टिपेशन होना, मल अवरोध होना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। साथों साथ अगर बार बार डायरिया हो रहा है, डायरिया के अंदर बार बार आप वॉशरूम को जा रहे हैं, उस टाइम पे भी फिशर हो सकता है। इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इरिटेबल बाउल डिसीज, क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस इस टाइप में भी हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज में, स्किन डिसीजेज में, एनल के पास में ईचिंग हो रही है, वहां की स्किन पे फंगल वगैरह जम रहा है तो उस टाइम पे भी ईचिंग की वजह से हो सकता है। अबनॉर्मल एनल स्फिंक्टर टाइटनिंग अगर होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। इन्फेंट जो है, जो छोटे बेबीज होते हैं जो सिर्फ मिल्क का सेवन करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। एजिंग में, ओल्ड एज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने की वजह से भी एनल एरिया को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता है, उस टाइम पे भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में या चाइल्ड बर्थ के दौरान जब स्टेनिंग होती है, जब बेबी डिलीवर करने के लिए स्टेन करती है लेडीज, तो उस टाइम पे भी फिशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फाइबर फूड नहीं ले रहे हैं आप, डेली जंक फूड ले रहे हैं, उस टाइम पे भी तकलीफ हो सकती है। एनल के जगह पे वहां पे स्किन के ऊपर इरिटेशन है या स्किन पे फंगस वगैरह होने वाला है और बार बार आप खुजली कर रहे हैं, उस टाइम पे भी हो सकता है। कुछ लिवर डिसीजेज में एनल के ऊपर स्वेलिंग आने की वजह से या रेक्टल स्वेलिंग की वजह से भी फिशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हार्ड वाटर से या हार्ड टिश्यू पेपर से अगर आप बार बार स्वाइप कर रहे हैं, बार बार पोंछ रहे हैं, तो उसके वजह से भी हो सकता है। अब प्रिवेंशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, जैसा कि इंपॉर्टेंट कॉजेज है कॉन्स्टिपेशन, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉन्स्टिपेशन को अगर आप क्लियर कर रहे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसके लिए आप गर्म पानी ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, माइल्ड लैक्सेटिव कोई भी ले सकते हैं, आप फाइबर रिच डाइट ले सकते हैं, इसबगोल, हस्क वगैरह ऐसे फाइबर वाले चीजें हो सकती है वो ले सकते हैं। आप बैलेंस डाइट खाइए, आपके फूड के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए, प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए, रात को सोते टाइम पे 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, सवेरे उठने के बाद में 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए जिसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। कैफीन, टी, कॉफी ये चीजों को बंद कीजिए। बावेल को अच्छा रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, वो चीजें कर सकते हैं आप। हार्ड वाटर या हार्ड टिश्यू पेपर का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। टॉयलेट का जब अर्ज आता है, जब आपको महसूस होता है, जब ही जाके बैठना है टॉयलेट को, और जब आपको लगता है कि बाबा अभी स्टेन हो रहा है मगर पेट दुख रहा है मगर लैट्रिन नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे आपको उठ जाना है और 10-15 मिनट के बाद में वापस जाके बैठना है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एनल प्रेशर, ग्रेविटी का प्रेशर जो है वो कम पड़ेगा और जिसकी वजह से फिशर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ज्यादा देर तक बैठना ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ज्यादा देर तक बैठ रहे हैं आप या बहुत ज्यादा स्टेन कर रहे हैं, इसके वजह से भी फिशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ये सिर्फ फिशर के लिए नहीं है, मगर एनोरेक्टल डिसीजेज है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जो तीनों रीजन है, ये तीनों रीजन के लिए ये कॉमन प्रिवेंशन है। अगर ये तीनों रीजन के ऊपर आप ध्यान देते हैं और ये चीजों के ऊपर आप प्रॉपरली वर्कआउट करते हैं तो आपको एनोरेक्टल डिसीजेज होने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब डायग्नोसिस बोले तो फिशर का डायग्नोसिस एज सिंपल एज दैट, ऐसा है कि देखते बराबर समझ जाएगा डॉक्टर को। फिर भी अगर करना है तो एंडोस्कोपी कर सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी कर सकते हैं, उसका एक टिश्यू लेके, अगर क्रॉनिक फिशर है तो उसका टिश्यू लेके उसकी बायोप्सी करके आपको कैंसर डिटेक्शन के लिए या और कुछ प्रॉब्लम्स है क्या वो देखने के लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन सा डेवलप हो गया है, टिश्यू कल्चर के ऊपर आप भेज सकते हैं, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर जो नॉर्मल फिशर, एक्यूट फिशर होता है वो 4 से 6 हफ्ते में ऑटोमेटिक हील हो जाता है। फिर भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूल सॉफ्टनर यूज करना है। सीट बाथ प्रॉपरली आपको जैसा इमेज में बताया गया है वो उसके अंदर बैठना है, उसके अंदर बैठ के आपको कीगल्स एक्सरसाइज जैसे कि स्विंक्टर को अंदर खींचना है और फिर छोड़ना है, खींचना है फिर छोड़ना है, खींचना है फिर छोड़ना है, ये 20 मिनट तक करना है आपको। लोकली आप एंटी इन्फ्लेमेटरी जेली या एनाल्जेसिक जेली या लिग्नोकेन जेली जैसा एनेस्थेटिक जेली रहते हैं वो यूज कर सकते हैं। लोकल एनेस्थेशिया के इंजेक्शन ले सकते हैं आप। ट्रॉपिकल वैसोडायलेटर यानी नेफिडेपिन वगैरह ऐसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के जो एप्लीकेशंस आते हैं जिससे वहां का प्रेशर जो है वो रिलीज हो, वो आप लगा सकते हैं। अगर इससे भी नहीं हो सकता है तो ऑपरेटिव एक फीचर है, बोटॉक्स का इंजेक्शन आप ले सकते हैं। लो रिस्क में स्पिंक्टरोटॉमी यानी कि स्पिंक्टर की मसल्स कट करके वापस से हील होने के लिए उसको सुचरिंग करके छोड़ सकते हैं। एनल डायलेशन बोले तो एनल के मार्ग को बड़ा करने के लिए उसको डायलेट किया जाता है, वो आप कर सकते हैं। अगर हाई रिस्क है तो उसको एडवांस फ्लैपिंग बोले तो फ्लैप जैसा लगाते हैं अपन वैसा फ्लैपिंग की एक सर्जरी होती है वो कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट फिशर निकालने की एक सर्जरी होती है वो भी कर सकते हैं, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात किया जाए तो भाई एक्यूट अगर है वो प्रॉपरली हील नहीं हो रहा तो वो क्रॉनिक में डेवलप हो सकता है, फिस्टुला डेवलप हो सकता है, एनल स्टेनोसिस बैठ सकता है यानी कि उसका मार्ग जो है ये यहाँ पे कट हो गया वापस से जॉइन हो गया, कट हो गया वापस से जॉइन हो गया, यानी कि पूरा आपका जो एनल का मार्ग है ये पूरा बंद हो सकता है, स्टेनोसिस प्रॉपरली बैठ सकता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने के लिए, नेवर टू मच फोर्स लगाना नहीं है आपको ज्यादा फोर्स जो है वो लगाना नहीं है, जाना है, बैठना है, स्फिंक्टर को रिलीज करना है। जितना स्टूल पास हुआ उतना ठीक है, अगर स्टूल पास नहीं होता है तो बंद करके आपको वापस से उठ जाना है। 10-15 मिनट के बाद में या आधा घंटे के बाद में आप वापस से जा सकते हैं, मगर फोर्स लगाने से एक तो आपका एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा ग्रेविटी का फोर्स, ये होकर ये प्रेशर रिलीज, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से एनल फिशर, फिस्टुला, पाइल्स तीनों भी हो सकते हैं। बच्चों के अंदर डायपर्स जो है ये एक ही डायपर रख के रात भर छोड़ देना नहीं है उसको। डायपर अगर गीला होता है या वहां पे स्टूल्स अगर पास कर देता है बेबी तो आपको डायपर चेंज करते रहना है। अगर डायरिया होता है, क्रॉनिक डायरिया के केसेस है या बार बार आपको डायरिया हो रहा है तो उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराइए। अगर डायरिया होते बराबर उसका ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको फिशर के तकलीफ है तो डायरिया होने मत दीजिए। कॉन्स्टिपेशन, जो फूड कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करने वाले फूडों को अवॉइड कीजिए। पानी ज्यादा पीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग कीजिए, हॉर्स राइडिंग, बाइक्स, वेट लिफ्टिंग, जिससे भी आपके एनल एरिया पे स्ट्रेनिंग होंगी ऐसी चीजें प्रिवेंट कीजिए। स्किन का अगर कोई इंफेक्शन है या स्किन का अगर कोई डिसीज है तो उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए और खुजाइए मत। अब इसका कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो गूगल के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि नेशनल लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंदर बताया गया है कि 90% ऑफ एक्यूट फिशर जो है वो ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं 4 से 6 हफ्तों के अंदर। प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और स्टूल सॉफ्टनर और फाइब्रस डाइट लेने के बाद में ये हील हो जाते हैं। इसको ऑपरेट की जरूरत नहीं है, आप सिंपल होम रेमेडीज, सीड्स बाथ, एक आधा लिवर टॉनिक ऐसा कुछ चीज यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। इसको कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मगर ज्यादा अगर बार बार हो रहा है, क्रॉनिक फिशर डेवलप हो रहा है तो फिर आपके पास में सर्जरी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ये रेफरेंसेस है जिसके अंदर आप देख सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन न लीजिए। अगर फिशर अगर फर्स्ट टाइम भी हो रहा है आपको तो प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लीजिए। स्टूल सॉफ्टनर, लिवर टॉनिक ऐसे चीजें लीजिए। खुद के ऊपर मेडिसिन न लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। कोई भी टॉपिक जो है वो एक 10 मिनट में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है।
So like and subscribe my video. Thank you very much.